दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए धरती की चक्कर लगाती रहती है। अब इस लैब के बारे में तो आप सबने जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हो कि एक ऐसी ही लैब समुद्र की गहराई में भी मौजूद है। फ्लोरिडा के कोस्ट से 8.7 किलोमीटर दूर ओशियन में 19 मीटर्स की गहराई पर कोरल रीफ्स के बीच स्थित है एक्वारियस रीफ बेस, जिसे नासा ने 23 जुलाई 1986 को स्टैब्लिश किया था। लेकिन आखिर इसका मकसद क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे इस एरिया की कंडीशंस भी कुछ वैसे ही हॉस्टाइल और एक्सट्रीम है जैसे कि हमें स्पेस में देखने को मिलती है। यानी कि इस बेस के अंदर आपको बिल्कुल स्पेस वाली ही फीलिंग आने वाली है। तभी तो साल 2001 से ही नासा यहाँ पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर उन्हें स्पेस की अननोन चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। स्पेस की क्रैम्प्ड लिविंग कंडीशन में सर्वाइव करते हुए कैसे एक्सपेरिमेंट्स करना है और कैसे अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस का सामना करना है, ये चीजें एस्ट्रोनॉट्स को नासा यहीं पर सिखाती है। ये वही कंडीशंस होते हैं जो उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फ्यूचर के मार्स मिशन के दौरान मिलेंगी। और अब तक 23 नीमो मिशन यहाँ पर हो चुके हैं। नीमो यानी कि नासा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस। ये नासा का वो प्रोजेक्ट है जहां ये स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को स्पेस में रहने की ट्रेनिंग देते हैं। पर देखो, नासा की प्लानिंग सिर्फ ट्रेनिंग देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है, जो है धरती के ओशियंस की मदद से एलियन ओशियंस जैसे यूरोपा और एन्सेलेडस को समझने की कोशिश और फ्यूचर में इन ओशियंस के अंदर जीवन की तलाश करना। पर आखिर ऐसा कैसे संभव है कि हम धरती के ओशियन से एलियन ग्रह के ओशियंस की रीडिंग कर ले? वेल, इसे जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, नासा का नाम सुनते ही हमें हमेशा मून, मार्स और हमारे असीम ब्रह्मांड की याद आती है। पर शायद ही आज के पहले आप जानते होंगे कि नासा अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का यूज डीप सी रिसर्च के लिए भी करता है। ये कहानी शुरू होती है साल 1978 से, जब नासा ने अपनी पहली ओशियनोग्राफिक सैटेलाइट CSAT को लॉन्च किया था। CSAT का मिशन था ओशियन विंड्स, सरफेस टेम्परेचर और वेव्स जैसी क्रिटिकल डेटा को मॉनिटर करना। इसका इम्पैक्ट सिर्फ क्लाइमेट साइंस तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इसने ओशियन के बिहेवियर की स्टडी को इनिशिएट किया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नासा का ओशियन एक्सप्लोरेशन का फोकस ग्रेजुअली इवॉल्व होता रहा। साल 1980s और 1990s में नासा ने ओशियन सर्कुलेशन और सी लेवल चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए कई एडवांस सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। जैसे कि साल 1992 में लॉन्च हुई टॉपेक्स पोसाइडन सैटेलाइट, जिसने धरती के ओशियंस के टाइड्स और सी लेवल वेरिएशंस को एक्यूरेटली मेजर करने का काम किया। 21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में आते आते नासा अपने इन एफर्ट्स को लेकर और भी सीरियस हो गया और इन्होंने जेसन 1 और जेसन 2 नाम के 2 मिशन लॉन्च किए, जो क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई। लेकिन नासा का इंटरेस्ट सिर्फ ओशियन की सरफेस को स्टडी करने का नहीं था, बल्कि वो डीप सी के सीक्रेट्स को भी जानना चाहते थे। और इसके लिए साल 2001 में उन्होंने एक मेजर स्टेप लिया और फ्लोरिडा के एक्वारियस रीफ बेस को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह यह बेस, जो साल 1986 में अपने एस्टैब्लिशमेंट से लेकर तब तक एक अंडर सी रिसर्च लेबोरेटरी बना हुआ था ना, वो अब एस्ट्रोनॉट्स का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया, जहां वो ISS और फ्यूचर स्पेस मिशंस पर जाने की तैयारी करते हैं। नाउ आई नो कि अब आप ये जानने को क्यूरियस होंगे कि भाई आखिर इस लैब के अंदर होता क्या है। तो देखो, साल 2001 से नासा यहाँ पर नीमो यानी कि नासा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस प्रोग्राम चला रहा है, जिसके अंडर एस्ट्रोनॉट्स अपनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल लिमिट्स को टेस्ट करते हैं। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स को अंडर वाटर स्पेस वॉक्स करना और इक्विपमेंट टेस्ट करना सिखाया जाता है, जो उन्हें डीप स्पेस मिशन के लिए रिहर्सल करने में हेल्प करता है। नासा यहाँ पर अभी तक 23 नीमो मिशन चला चुका है, जिसमें हर मिशन की ड्यूरेशन 1 से 2 सप्ताह की होती है। अब जैसे स्पेस में जाने वाले लोगों को एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है ना, इस अंडर सी लैब में जाने वाले लोगों को एक्वानॉट्स का नाम दिया गया है। और यहाँ पर जनरली ये 24 घंटों तक रहते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा ने अपने इस मिशन के लिए $500 मिलियन खर्च किए हैं। हालांकि ये ओशियन से जुड़ा नासा का एकमात्र प्रोजेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब साल 2014 में नासा ने न्यूरियस नाम के एक ड्रोन को न्यूजीलैंड के कोस्ट के करीब कैरमाडेक ट्रेंच में एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा था।
ये ड्रोन समुद्र में 9,900 मीटर्स की गहराई में पहुंचने के बाद वहां के एक्सट्रीम प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इम्प्लोड कर गया। हालांकि इस फेलियर के बावजूद भी नासा ने हार नहीं मानी और वो एक ऐसा लाइट वेट और एडवांस AI बेस्ड ड्रोन डेवलप कर रहा है जो धरती के नहीं बल्कि फ्यूचर में यूरोपा के ओशंस को भी एक्सप्लोर करने वाला है। पर भाई इससे पहले कि हम यूरोपा के ओशंस की ओर बढ़े, हमें धरती के ओशन के बारे में जान लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स का सरफेस एरिया लगभग 145 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ऑफिशियल डेटा की माने तो ऑलमोस्ट 99% मार्शियन सरफेस को हम हाई रेजोल्यूशन इमेजरी से मैप कर चुके हैं। पर वहीं अगर हम धरती के ओशंस की बात करें ना, जो हमारे टोटल सरफेस एरिया का 70% कवर करता है, उनका सिर्फ 23.4% ही हाई रेजोल्यूशन में मैप किया गया है। लेकिन सरप्राइजिंग बात जानते हो क्या है? धरती के ओशंस को एक्सप्लोर करने में जितनी एलियन प्लैनेट वाली वाइब्स आती है ना, उतनी मार्स के एक्सप्लोरेशन में भी नहीं आती। यहाँ पर ऐसी अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स है जो एक नेचुरल लेबोरेटरी की तरह है, जहाँ धरती के सीक्रेट्स और एलियन लाइफ के क्लूज दोनों छुपे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओशियन सरफेस से हर 10 मीटर नीचे जाने पर प्रेशर 1 ATM से बढ़ जाता है। इस तरह जब हम धरती के ओशियंस में मौजूद डीपेस्ट नोन पॉइंट यानी कि चैलेंजर डीप पर पहुंचते हैं ना, तो वहां का प्रेशर सरफेस के कंपैरिजन में 1100 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी डेप्थ लगभग 11,000 मीटर्स की है। यहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम्स के बीच फ्लक्चुएट करता है, जैसे कि कुछ जगहों पर ये 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के करीब है। वहीं पर कुछ जगह जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास ये 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये एक ऐसी हॉस्टाइल दुनिया है जहां सरवाइव करना इंसानी टेक्नोलॉजी के लिए भी मुश्किल है। पर हैरानी की बात यह है कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशन के बावजूद ओशियन के इन डीप कॉर्नर्स में लाइफ ना सिर्फ सरवाइव करती है बल्कि थ्राइव कर रही है। देखो, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार मैरियाना ट्रेंच के बॉटम तक जाने की कोशिश की तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें वहां पर एक बैरन वेस्ट लैंड मिलेगा, यानी कि एक सुनसान बंजर सी जगह। लेकिन उन्हें जो मिला वो एक पूरा एलियन वर्ल्ड था, एक लाइफ से भरा हुआ इकोसिस्टम। आपको यहाँ पर 3 मीटर्स तक बड़े जायंट ट्यूब वॉर्म्स मिलेंगे जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास टॉक्सिक केमिकल से अपना एनर्जी सोर्स बनाते हैं। यहाँ पर एम्फीपॉड्स कहे जाने वाले श्रिम्प लाइक क्रिएचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिनकी साइज आपके हाथ के इक्वल होती है और जो एक्सट्रीम प्रेशर को अडेप्ट कर चुके हैं। एक और अजीब सी चीज जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो है बिग फिन स्क्विड्स, जो 8 मीटर लंबे होते हैं और एलियन लाइफ फॉर्म्स जैसे लगते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स सनलाइट के बिना सिर्फ थर्मल एनर्जी और ऑर्गेनिक डिब्रीज पर सरवाइव करते हैं। जब भी व्हेल या किसी और समुद्री जीव की डेड बॉडी ओशियन के बॉटम में गिरती है ना, तो ये ऑर्गेनिजम्स उसे डिटेक्ट करके खाने की तलाश में कुछ ही मिनट्स के अंदर वहां पहुंच जाते हैं। धरती के इन डीप ओशंस में ये जीव इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस के बावजूद भी आसानी से सरवाइव कर रहे हैं, जिनको देखकर वैज्ञानिक ये पॉसिबिलिटी जताते हैं कि ऐसे अडेप्टिव बिहेवियर वाले लाइफ फॉर्म हमें एलियन ओशंस में भी रहते हुए मिल सकते हैं। हेडेल जोन्स यानी कि वो एरियाज जो ओशियन के अंदर 6000 से लेकर 11,000 मीटर्स की गहराई पर मौजूद है। इस एक्सट्रीम प्रेशर और कंप्लीट डार्कनेस वाले एरिया में हमें कई ट्रेंचेस देखने को मिलती है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड और अनमैप्ड पड़ी हुई है। और ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। अगर हम इसे एक लैंड मास की तरह देखें ना, तो इसका एरिया ऑस्ट्रेलिया का लगभग आधा बैठता है, यानी धरती का एक आधा कॉन्टिनेंट। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर हम धरती के समुद्रों को लेकर इतने क्यूरियस क्यों हैं, और इनका स्पेस मिशन से ऐसा भी क्या कनेक्शन है कि नासा इनके एक्सप्लोरेशन को इतना सीरियसली ले रही है। तो दोस्तों देखो, इसका कारण छिपा है जुपिटर के चौथे सबसे बड़े मून यूरोपा पर, जिसके ओशियन हमेशा से ही वैज्ञानिकों को फैसिनेट करते आए हैं। यूरोपा कोई आम चांद नहीं है, बल्कि एक आइसी वर्ल्ड है जिसके नीचे एक ऐसा ओशियन छिपा है जो वैज्ञानिकों के अनुसार एलियन लाइफ के पॉसिबिलिटीज को अनलॉक करने की चाबी है। एस्टिमेट्स के अनुसार यूरोपा के ओशियंस 60 से लेकर 150 किलोमीटर्स की गहराई तक फैले हुए हैं और ये धरती के ओशियन से 2 गुना ज्यादा पानी होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है।
क्योंकि देखो यूरोपा के ओशंस ना करीब 15 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यूरोपा के ओशंस का प्रेशर 130 से लेकर 260 मेगापास्कल्स के बीच हो सकता है, जो धरती के ओशंस में 13 से 26 किलोमीटर की गहराई के इक्वल होगा। अब इन एक्सट्रीम कंडीशन को ना हम मैरियाना ट्रेंच के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, और यही वजह है कि यूरोपा के ओशन में लाइफ की पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। पर दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिर नासा यूरोपा के इन ओशंस को एक्सप्लोर कैसे करेगा? वेल, ये पॉसिबल होगा यूरोपा क्लिपर मिशन से, जिसे हाल ही में 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च भी किया गया है। नासा का ये एम्बिशियस स्पेस प्रोब अप्रैल 2030 तक यूरोपा के करीब पहुंचेगा, जिसका प्राइमरी गोल यूरोपा की आइसी क्रस्ट को मैप करना, वहां मौजूद ओशंस के कॉम्पोजिशन को समझना और वहां लाइफ की पॉसिबिलिटीज को तलाशना है। लेकिन यूरोपा क्लिपर ना सिर्फ एक ग्राउंड वर्क मिशन है, यानी कि इसका काम सिर्फ फ्यूचर मिशंस के लिए डेटा को कलेक्ट करने का है। अपने इन फ्यूचर मिशंस को ध्यान में रखते हुए नासा क्रायोबोट नाम का एक न्यूक्लियर पावर्ड रोबोट डेवलप कर रहा है, जो यूरोपा की सरफेस पर मौजूद 15 किलोमीटर मोटी आइस की लेयर को तोड़कर उसके ओशन तक पहुंचने की एबिलिटी रखेगा। हालांकि यहाँ पर हमारे चैलेंजेस का अंत नहीं होने वाला। वैज्ञानिकों के माने तो यूरोपा के ओशंस में रेडियो सिग्नल्स को इजीली ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइस क्रस्ट इन सिग्नल्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। इस प्रॉब्लम का सलूशन यह है कि क्रायोबोट एक लॉन्ग केबल के जरिए अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा, या फिर एक ऑटोनोमस एआई सिस्टम का यूज करेगा जो बिना एक्सटर्नल हेल्प के वहां के डेटा को एनालाइज कर सके। यूरोपा के ओशंस में लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज इसीलिए भी ज्यादा मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर वाटर रॉक इंटरैक्शंस होता है, जो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए एक जरूरी मैकेनिज्म है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि धरती की तरह ही यूरोपा के ओशंस में भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वाले इकोसिस्टम्स थ्राइव कर रहे हो। अब अगर ये थियरी सच साबित होती है ना, तो यूरोपा का ओशन सिर्फ वाटर की एक बॉडी नहीं बल्कि एक थ्राइविंग इकोसिस्टम साबित होगी। और दोस्तों ये डिस्कवरी यूनिवर्स में लाइफ के होने की पॉसिबिलिटीज को ड्रामेटिकली बदल देगी। और ये तो सिर्फ मैं एक ओशन वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, हमारे सोलर सिस्टम में ही कई ऐसे ओशन वर्ल्ड्स हैं जिनकी यूनिक कंडीशंस और मिस्ट्रीज नासा के अगले मिशंस का सेंटर है। यूरोपा की ही तरह सैटर्न के मून एन्सेलेडस पर हमें आइसी क्रस्ट देखने को मिलती है, जिसके नीचे एक विशालकाय सॉल्टी ओशियन होने का अनुमान है। साल 2005 में नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने यह रिवील किया था कि एन्सेलेडस के साउथ पोल के पास गीजर्स लाइक प्लूम्स इरप्ट हो रहे हैं। ये प्लूम्स ओशन के सॉल्टी वाटर और आइस पार्टिकल्स को इजेक्ट करते हैं, और कैसिनी के एनालिसिस ने इन प्लूम्स में हाइड्रोजन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी डिटेक्ट किए हैं, जिन्हें धरती पर लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाता है। एस्टिमेट्स के अनुसार एन्सेलेडस के ओशंस भी धरती के ओशन के कंपैरिजन में 2% वाटर होल्ड करती है, जो छोटे से मून की एंटायर वॉल्यूम का 20% कवर करता है। अब नासा के फ्यूचर मिशंस का प्राइमरी गोल एन्सेलेडस के प्लूम्स की डिटेल स्टडी करना ही होने वाला है, जिसके लिए नासा ने एक मिशन भी प्रपोज किया है। इस मिशन को एन्सेलेडस ऑर्बिलैंडर नाम दिया गया है, जो बेसिकली फिलहाल तक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ये मिशन अगर साल 2030 में भी लॉन्च होता है ना, तो भी साल 2050 के बाद ही ये एन्सेलेडस तक पहुंचने वाला है। लेकिन नासा का एक मिशन ऐसा भी है जो साल 2034 तक सैटर्न की ऑर्बिट में दस्तक देने जा रहा है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ड्रैगन फ्लाई स्पेस प्रोब की। अब शायद आपको याद हो या ना हो, पर इसके बारे में मैंने आपको आज से कुछ साल पहले ही बताया था अपने वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात कर रहे थे मार्स पर लैंड हुए मार्स हेलीकॉप्टर के बारे में। अब इस ड्रैगन फ्लाई स्पेस प्रोब को ना साल 2028 में लॉन्च किया जाना है, और साल 2034 तक ये सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन पर लैंडिंग करने वाला है। आपको बता दो कि टाइटन की सरफेस पर मीथेन और इथेन के लेक्स और रिवर्स मौजूद है। इसके अलावा साल 2008 में आई यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक रिपोर्ट बताती है कि इसकी आइसी सरफेस के नीचे सॉल्टी ओशंस भी हो सकते हैं। हालांकि ये ओशंस वाटर और अमोनिया के मिक्सचर से बने होंगे, जिसके कारण ये एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में भी लिक्विड स्टेट में मेंटेन कर रहे होंगे। अब अपने ड्रैगन फ्लाई मिशन के जरिए ना नासा का गोल इसी अंडरग्राउंड ओशन के मिस्ट्री से पर्दा उठाना है, जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि मीथेन और वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट्स में लाइफ कैसे इवॉल्व कर सकती है। अब नासा की तरह एसा यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी एलियन वर्ल्ड्स में ओशन को एक्सप्लोर करना चाहती है, और उनका टारगेट है
जुपिटर का सबसे बड़ा मून गैनीमीड, जहां सब सरफेस ओशियन होने का सबूत साल 1970s में ही मिल चुका था। अब साल 2015 में नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप गैनीमीड के अरोरास के पैटर्न्स और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड्स के आधार पर यहाँ की आइसी क्रस्ट के नीचे एक मैसिव सॉल्ट वाटर ओशियन होने की कंफर्मेशन दे चुका है। अब इन्हीं ओशियंस की एक्सप्लोरेशन और इस जुपिटर के आइसी मून की स्टडी करने के लिए 14 अप्रैल 2023 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन यानी कि जूस लॉन्च किया है, जो साल 2031 तक जुपिटर की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। दोस्तों, गैनीमीड एक ऐसा चांद है जहां सिर्फ आइसी क्रस्ट नहीं है बल्कि रॉकी सरफेस और सॉलिड कोर भी मौजूद है, जो इसे लाइफ की कंडीशन के लिए एक फेवरेबल जगह बनाती है। वैसे गैनीमीड के अलावा ऐसा का ये मिशन कैलिस्टो और यूरोपा को भी एक्सप्लोर करने वाला है। मतलब भाई जरा सोच कर देखो, धरती से लाखों किलोमीटर दूर जुपिटर के मून्स के अराउंड हमारी 2 बड़ी स्पेस एजेंसीज के स्पेस प्रोब्स एक ही समय पर एक्टिव होंगे, क्योंकि साल 2030 में नासा का यूरोपा क्लिपर स्पेस प्रोब भी वहीं पर होने वाला है। पर एक चीज जो यहाँ पर आपको हैरान कर देगी वो है इन स्पेस मिशंस के सुपर हाई बजट्स। अब जूस मिशन की बात करें तो इसका बजट लगभग 1.6 बिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है। वहीं पर नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन का बजट 5.2 बिलियन डॉलर्स होने वाला है। एनसेलेडस ऑर्बिलैंडर मिशन पर 4.9 बिलियन डॉलर्स खर्च किए जाने वाले हैं और ड्रैगन फ्लाई मिशन, जिसकी अभी सिर्फ प्लानिंग ही चल रही है, उस पर कम से कम 3.3 बिलियन डॉलर्स खर्च होने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां इन एलियन वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करके ऐसा भी क्या अचीव कर लेने वाली है जिसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ाए जा रहे हैं। और आखिर इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी हम इस एक्सप्लोरेशन के पीछे इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? वेल, जवाब बहुत ही सिंपल है। ये सिर्फ साइंस का एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे एग्जिस्टेंस के एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। और वो ये है कि क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं? अगर एलियन ओशियंस जैसे कि यूरोपा या टाइटन में हमें लाइफ के सबूत मिलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि लाइफ इज नॉट लिमिटेड टू अर्थ, यानी हमारा एग्जिस्टेंस एक कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि एक कॉस्मिक रूल है। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि लाइफ एक कॉमन प्रोसेस है जो सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं है। अब सोच कर देखिए, अगर हम प्रूव करते हैं कि लाइफ सोलर सिस्टम में मल्टीपल टाइम्स एग्जिस्ट हुई है तो ये इंडिकेट करेगा कि मिल्की वे में अनकाउंटेबल हैबिटेबल वर्ल्ड्स होंगे। ये ना सिर्फ इस असीम ब्रह्मांड में ह्यूमंस को एकमात्र सिविलाइजेशन होने की लोनलीनेस से बचाएगा, बल्कि हमारे फ्यूचर होम की खोज में भी एक माइलस्टोन साबित होगा। यही नहीं, इन एलियन वर्ल्ड्स के एक्सप्लोरेशन से हम धरती के ओरिजिन्स को भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम टाइटन पर मौजूद मीथेन या इथेन के समुद्रों में लाइफ फॉर्म्स को देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि अर्ली अर्थ पर ऐसे ऑल्टरनेट केमिकल एनवायरनमेंट्स में लाइफ फॉर्म्स ने कैसे इवॉल्व किया होगा और अर्ली अर्थ के ओशन की केमिस्ट्री क्या रही होगी। धरती से लाखों किलोमीटर्स दूर मौजूद ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज के एक्सप्लोरेशन से हम अपनी टेक्नोलॉजिकल बाउंड्रीज को भी एक्सपैंड करते हैं। अब एलियन ओशंस के एक्सप्लोरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है, बल्कि अर्थ पर भी कई ब्रेक थ्रूज ला रही है। ऑटोनोमस सबमरीन्स, क्रायोबोट्स और एआई ड्रिवन एक्सप्लोरर्स के प्रोटोटाइप्स अर्थ के ओशन के उन रीजन्स में काम कर सकते हैं जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड है, जैसे कि पोलर आइस कैप्स या फिर डीप ट्रेंचेस पर। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन एलियन ओशंस की खोज का रास्ता धरती के ओशन से ही होकर जाने वाला है। और इसीलिए दोस्तों, नासा समेत दुनिया की कई बड़ी एजेंसीज का मेजर फोकस धरती के ओशंस की मैपिंग और एक्सप्लोरेशन पर है, जिसका एक प्राइम एग्जांपल है सीबेड 2030 प्रोजेक्ट। ये जापान की निप्पॉन फाउंडेशन का एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो साल 2016 में शुरू किया गया था और इसका मकसद है साल 2030 तक धरती के पूरे ओशन फ्लोर को हाई रेजोल्यूशन में मैप करना। दुनिया के अलग अलग गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज को एक साथ लाकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तब तक इंसानों ने सिर्फ 6% ओशन फ्लोर को ही एक्सप्लोर किया था, जो जून 2022 में एक सर्वे के अनुसार अब 23.4% तक पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी यह सफर काफी लंबा होने वाला है। एडवांस सोनार टेक्नोलॉजी और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी कि AUVs का यूज करके यह प्रोजेक्ट ओशन के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, टेक्टोनिक एक्टिविटीज और मरीन बायोडाइवर्सिटी के सीक्रेट्स को रिवील करने का काम करेगा, जिसके डेटा का यूज ओशन कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए गेम चेंजर बन सकता है। अब बात करते
करते हैं ओशियन ट्वाइलाइट जोन एक्सप्लोरेशन की, जो अमेरिका के वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। दोस्तों, ट्वाइलाइट जोन वाटर की उस लेयर को कहा जाता है ना, जो ओशियन सरफेस से 200 से 1000 मीटर की डेप्थ पर होती है। ये वो रीजन होता है जहां सनलाइट बहुत ही कम या फिर लगभग ना के बराबर पहुंचती है, पर फिर भी ये काफी चमकदार होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस रीजन में रहने वाले ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोल्यूमिनेसेंस लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ का इकोसिस्टम काफी रिच है और इस जोन में अनकाउंटेबल मरीन स्पीसीज ऐसे भी है जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि ट्वाइलाइट जोन एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर करने के लिए भी जाना जाता है। ये रीजन सरफेस वाटर में डिसॉल्व हुई कार्बन डाइऑक्साइड को डीप ओशियन में भेज देता है, जो धरती के एटमॉस्फेयर का केमिकल कॉम्पोजिशन मेंटेन रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है। अब जितना इस रीजन को हम एक्सप्लोर करेंगे ना, हमें धरती पर मौजूद लाइफ फॉर्म्स और यहाँ चल रही केमिकल प्रोसेसेस की उतनी ही डीप नॉलेज मिलेगी। आखिर में बात करते हैं नासा के पेस मिशन की, जिसका फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम। ये बेसिकली एक सैटेलाइट है जो धरती को ऑर्बिट करते हुए ग्लोबल ओशियन कलर, बायो जियोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, कार्बन साइकिल, एरोसोल्स और क्लाउड्स को ऑब्जर्व करने का काम करती है। इसे 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है और इसका फोकस फाइटोप्लैंक्टन्स और ओशियन प्रोडक्टिविटी के डेटा को एनालाइज करना है, जो अर्थ के क्लाइमेट और फूड चेन के लिए क्रिटिकल है। देखो, पेस मिशन का डेटा हमारे ओशन की हेल्थ और ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट को समझने में काफी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा है कि इस मिशन के हेल्प से हम धरती की एयर क्वालिटी के बारे में भी बेहतर तरीके से जान पाएंगे, जिससे सबसे ज्यादा फायदा तो भारत को ही होने वाला है, जहां एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिटिकल स्टेज पर आ चुकी है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और आप में से कितने सारे लोग हो जो कि दिल्ली में बैठे पोल्यूशन के बीच से इस वीडियो को देख रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपने कमेंट्स लिखकर बताओ। वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है प्लैनेट वी के बारे में। एक ऐसा प्लैनेट जो कि कभी मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट किया करता था, लेकिन आखिर उस प्लैनेट में क्या हुआ कि वो अचानक ही तबाह हो गया और उसका नामो निशान तक मिट गया। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।